गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में मैंने आप सभी को भूगोल का प्रथम अध्याय, भूगोल का द्वितीय अध्याय काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी करा दिया। ठीक है, प्रश्न उत्तर में लघु, दीर्घ, वस्तुनिष्ठ तीनों कराने के बाद डाउट क्लास भी मैंने ले लिया। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल का तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है जनसंख्या संगठन। आज हम जनसंख्या संगठन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तीसरे अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स में सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI चिन्हित किए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन खोल करके नहीं बैठा है तो सर्वप्रथम कॉपी पेन खोल करके बैठ जाइए और सर्वप्रथम अपने कॉपी में भूगोल का तीसरे अध्याय का शीर्षक दीजिए। शीर्षक है जनसंख्या संगठन। ठीक है, शीर्षक को लिखिए। चूँकि तीसरे अध्याय में जनसंख्या संगठन हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं यह जानना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या संगठन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं यह जानना अति आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम जनसंख्या तो पता ही है, किसी भी क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ये मेरा कोई भी क्षेत्र हो गया, जैसे पटना। ठीक है, इस पटना क्षेत्र में या तो मेरा स्त्री होगा, इस पटना क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल दोनों होगा। तो स्त्री और पुरुषों की संख्या को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग जनसंख्या बोलेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या तो समझ गए। अब संगठन कहिए या संरचना कहिए, संगठन कहिए या इसे आप संरचना कहिए, बात बराबर है। ठीक है, तो जब इस स्त्री और पुरुष में यानी एक विशेष क्षेत्र में स्त्री और पुरुष तो होगा ही होगा। ठीक है, इनका जब हम लोग संरचना देखेंगे, क्या देखेंगे? संरचना के कहने का तात्पर्य है स्त्री और पुरुष में या तो हम अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर के कहने का तात्पर्य है कितना स्त्री है कितना पुरुष है, यानी लिंग को देखेंगे, लिंग। आयु को देखेंगे, इस क्षेत्र में कितना युवा लोग रहते हैं, कितना बुजुर्ग रहते हैं, आयु को देखेंगे। ठीक है, उनके आवास को देखेंगे, इनके शिक्षा को देखेंगे अर्थात साक्षरता को देखेंगे कि नहीं देखेंगे प्यारे बच्चों? देखेंगे, इसी संरचना के अंतर्गत। इसलिए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जनसंख्या संगठन किसे कहेंगे, तो एक लाइन में आपको बोलना है, या इसे आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नोट आपको इस प्रकार से करना है। जनसंख्या संगठन, जनसंख्या मतलब स्त्री पुरुष दोनों। ठीक है, जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, अर्थात स्त्री और पुरुष की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके, अर्थात बताया जा सके कितना संख्या है, मापा जा सके। ठीक है, तथा जिनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा
तुलना की जा सके। क्या की जा सके तो प्यारे बच्चों तुलना की जा सके। इसे ही हम लोग आपको क्या कहेंगे, इसे ही हम जनसंख्या संगठन आपको कहेंगे। यदि हम इसका घटक की बात करें तो आयु हो गया, लिंग हो गया, साक्षरता हो गया, क्या करता है, जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करता है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं, बेटर होगा, आप लोग लिख लीजिए। कहाँ गया, आयु हो गया, आयु कोमा लिंग, लिंग कोमा साक्षरता, साक्षरता कोमा आवास का स्थान, आवास का स्थान तथा व्यवसाय, तथा व्यवसाय आदि आदि, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या संगठन को क्या करते हैं तो प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या संगठन को आपको ये सभी प्रदर्शित करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, जनसंख्या संगठन को आपको प्यारे बच्चों प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब हम आते हैं लिंग अनुपात, ठीक है। लिंग अनुपात को ही प्यारे बच्चों हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं, लिंग अनुपात, या इसे ही लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। लिंग का तो प्यारे बच्चों जाहिर से तात्पर्य है स्त्री और पुरुष, है कि नहीं, स्त्री और पुरुष। लिंग अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात, ठीक है। चलिए ठीक है। अब सर्वप्रथम आपका प्रश्न आता है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो प्रति हजार पुरुषों की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार पुरुषों की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात में स्त्री और पुरुष को क्या किया जाता है तो प्यारे बच्चों, स्त्री और पुरुष में संतुलन के अनुपात को विशेष रूप से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर कितना स्त्री है, ठीक है। 800 स्त्री है कि 900 है कि 600 है या 950 है, इनके बारे में यदि जो हमें जानकारी मिलती है वह सारा का सारा जानकारी हमें लिंग अनुपात से ही आपको मिलती है। एग्जाम्पल के लिए आपने कई बार सुना होगा कि हरियाणा का लिंगानुपात बहुत कम है। क्या है तो प्यारे बच्चों, बहुत कम है, ठीक है, जबकि बिहार का लिंगानुपात लगभग में बराबर है, ठीक है। तो लिंगानुपात यदि मैं हरियाणा की मैं बात करूं, 1000 पुरुषों पर हरियाणा में मात्र 800 क्या है तो प्यारे बच्चों 800 स्त्री है। तो 800 स्त्री होने से क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत यह है बच गया कितना 200, तो 200 तो लड़का बेचारा कुंवारा रह जाएगा, 200 लड़का क्या हो जाएगा, कुंवारा रह जाएगा। तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए हमें लिंगानुपात की जरूरत पड़ती है। लिंगानुपात के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, स्त्री और पुरुष में एक संतुलन सूचक का कार्य कर पाते हैं, ठीक है। यानी संतुलन आपको बना रह सके, यदि संतुलन नहीं बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं के माध्यम से अब यदि अंतर पड़ गया कि यदि लिंगानुपात क्या है, जैसे हरियाणा में कम है, 1000 में 800 ही है, तो क्या कारण है कि हरियाणा में स्त्रियों की संख्या कम है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि लिंगानुपात यदि घट रहा है तो घटने का क्या क्या कारण है। आपने समाज में अक्सर देखा होगा कि पुत्र की चाह होता है, पुत्र की चाह होता है तो पुत्र की चाह यानी पुत्र प्रधान होता है। राजस्थान में देखिएगा पुत्र की चाह में क्या होता है कि कई सारी जो पुत्री होती है उनको हत्या कर दिया जाता है, पेट में ही हत्या कर दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं। दहेज के भी कारण लोग पुत्री को रखना नहीं चाहता है। अपने कई बार राजस्थान में टीवी सीरियल में इस प्रकार का सीन आप देखे होंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट बना करके मैं आपको लिख देता हूँ,
ठीक है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम आप लाइन लिख दीजिए कि लिंग अनुपात हम किसे कहेंगे, तो प्रति हजार, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहेंगे। ठीक है, ब्लू कलर से मैं लिख देता हूं, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, यह पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच, यह पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का सूचक है। संतुलन का सूचक है। ठीक है, संतुलन का सूचक है। लिंग अनुपात दूसरे जनसांख्यिकीय लक्षणों को प्रभावित करता है। जैसे ये किन किन को प्रभावित करता है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, विवाह दर, मैंने आपको अभी बताया, विवाह दर हो गया, यानी कम रहेगा तो लड़का क्या रहेगा, ये विवाह नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से आपको एन हो जाता है। तो यहां तक तो प्यारे बच्चों आपका लिंग अनुपात हो गया। लिंग अनुपात को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है। तो लिंगानुपात निकालने के लिए प्यारे बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या में भागा दे देंगे स्त्रियों की संख्या से। ठीक है, यहां पर मैं आपको लिख देता हूं लिंगानुपात, आप कॉपी में आप लोग लिखिएगा, ये आपको कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में। लिंगानुपात कहिए या लिंगानुपात कहिए, लिंगानुपात। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या, ठीक है, स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या गुना 1000। ठीक है, स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग एक लिंग अनुपात क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों लिंग अनुपात निकाल लेंगे। तो लिंग अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें जितना भी, यानी कि जिस क्षेत्र में, मान के चलिए ये क्षेत्र हो गया पटना, इस पटना में जितना स्त्री का संख्या होगा, ठीक है, स्त्री का संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000 कर देंगे तो हमें लिंगानुपात हमको पता चल जाएगा। उसमें हमें यह पता चलेगा कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर प्यारे बच्चों कितनी महिलाएं हैं, यह हमको स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। इसलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह नेक्स्ट पॉइंट है नगर और ग्राम, यानी ग्रामीण और नगर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, या कहिए ग्रामीण जनसंख्या या कहिए नगरीय जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या, पहले हम लोग ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं, यहाँ पर दोनों एक ही कर देते, एक साथ कर देते हैं, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या प्यारे बच्चों हम किसे कहेंगे। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या उस जनसंख्या को कहेंगे जो जहां की जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ठीक है, जहां की जनसंख्या गांवों में निवास करती है वह क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों ग्रामीण जनसंख्या आपको कहलाएगा। ठीक है, दूसरा पहला पॉइंट इसका।
नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या, ग्रामों में निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में पूरे भारत में 72% लोग निवास करता है। कितने प्रतिशत? तो प्यारे बच्चों 72% लोग ग्रामीण में निवास करता है, जबकि नगर में 28% लोग निवास करता है। कितना प्रतिशत? तो प्यारे बच्चों 28% लोग आपको नगरों में निवास करता है। ठीक है, अब फिर हम आते हैं दूसरा पॉइंट पे, ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या के जो लोग होते हैं, यानी ग्राम जो होता है वहाँ, वो ज़्यादातर कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि, यानी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। ठीक है, ये सभी ग्रामीण जनसंख्या में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, कुल मिलाकर के कहिए तो ग्रामीण जनसंख्या में प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। कौन सा? ये क्रियाकलाप तो प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रियाकलाप। अब आप कहिएगा कि सर प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं, तो ये आपको आगे का अध्याय है प्राथमिक क्रियाकलाप। हाँ, मैं आपको आगे काफ़ी अच्छे तरीके से बता दूंगा, हालांकि मैं फिर भी बता देता हूं कि जिस क्रिया को पहली दफ़ा किया जाए, आम भाषा में समझने के लिए जिस क्रिया को पहली बार किया जाए वह प्राथमिक क्रियाकलाप आपको कहलाता है। जैसे खेती करना, पशु पालना, लकड़ी काटना, ठीक है, मत्स्य पालन, ये सारा का सारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको आता है। नगरीय जनसंख्या में क्या हो जाएगा? नगरीय जनसंख्या के जो लोग होते हैं, यहाँ उद्योग, व्यवसाय, सेवाएं इत्यादि होते हैं। क्या होते हैं? यानी ये इन क्षेत्रों में लोग लगे रहते हैं। यानी नगरीय जनसंख्या के लोग उद्योगों में, व्यवसाय में, सेवाओं में आपको लगे होते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि जहाँ भी शहर होगा बहुत बाजार होगा, बाजार में मतलब क्या? व्यवसाय। सेवा का मतलब होता है जैसे होटल हो गया, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, जैसे कोई डॉक्टर मेडिसिन सलाह दे रहा है, तो ये सभी सेवा के क्षेत्र में आपको आते हैं। उद्योग का मतलब क्या? फैक्ट्री से कोई सामान को, वस्तु को तैयार करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तीन पॉइंट मैंने बता दिया, ग्रामीण जनसंख्या का और प्यारे बच्चों नगरीय जनसंख्या का। ठीक है, और यदि लिखना है तो तीसरा पॉइंट आप बना दीजिए, नगरीय जनसंख्या का स्तर निम्न होता है। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों निम्न। ग्रामीण जनसंख्या का स्तर निम्न होता है, जबकि नगरीय जनसंख्या का जो स्तर होता है प्यारे बच्चों वह क्या होता है? वह आपको उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट और पॉइंट यदि लिखना है तो ग्रामीण जनसंख्या नगर की ओर अग्रसित होती है, यानी बढ़ती है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या नगर की ओर अग्रसित होती है, जबकि नगरीय जनसंख्या ग्रामीण की ओर अग्रसित आपको नहीं होती है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे नगर को, कि आखिर नगर क्या होता है। ठीक है, नगर क्या होता है, और नगर में जो आपका जो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको चले आता है वह आता है प्यारे बच्चों महानगर। ठीक है, महानगर आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि महानगर किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको महानगर ये पॉइंट देता हूँ, ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महानगर आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महानगर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि देखिए दुनिया भर में अलग अलग देश हैं। ठीक है, दुनिया भर में अलग अलग देश हैं, तो सभी देशों में महादेशों का जो परिभाषा है वह परिभाषा अलग अलग है। ठीक है, यदि मैं भारत की बात करूं अपने देश का, तो हमारे देश में महानगर का परिभाषा है। महानगर हम उस शहर को कहेंगे जिस शहर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। कितना लाख? तो प्यारे बच्चों 10 लाख। ठीक है, 10 लाख से अधिक। ठीक है ना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को हम लोग महानगर बोलेंगे। वर्तमान में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है लगभग 53 से ऊपर है। कितना? तो प्यारे बच्चों 53 से ऊपर, लगभग 53 के इर्द गिर्द है।
जैसे पटना का लगभग जनसंख्या 20 लाख लगभग में वर्तमान में है, तो इसलिए पटना क्या हो गया, महानगर हो गया। ठीक है, आम भाषा में कहिएगा कि जिस शहर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वह शहर महानगर आपको कहलाता है। ठीक है, अब जो महानगर जो है, प्रारंभ में महानगर पूरे भारत में मात्र एक ही नगर था, वह था कलकत्ता। क्या था तो प्यारे बच्चों, कलकत्ता में 1901 ईस्वी में, हाँ 1901 में केवल कलकत्ता ही एकमात्र महानगर था। ठीक है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, 1901 में सिर्फ और सिर्फ महानगर पूरे देश में एक ही था, वो कौन था, कोलकाता यानी कलकत्ता। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था कि पूरे भारत का राजधानी हुआ करता था कलकत्ता, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर ऑटोमेटिक ना बन जाएगा। अब ना मान के चलिए दिल्ली आपका भारत का राजधानी है, लेकिन पहले भारत का राजधानी आपको कोलकाता ही था। ठीक है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है, जनसंख्या बढ़ते जाता है, नए शहरों का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर समय बढ़ा और समय आते आते 1941 में जो महानगर है, 2 महानगर आपको हो जाता है। ठीक है, कलकत्ता और मुंबई, यानी 1941 में कोलकाता और मुंबई 2 महानगर हो जाता है। ठीक है, फिर 1951 में महानगर 5 हो जाता है। कितना संख्या बढ़ के 2 से बढ़ के 5 हो जाता है। 5 में कौन कौन आएगा, एक चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, ये सब आपको बढ़ जाएगा। फिर 1991 में महानगर की संख्या बढ़ के 23 आपको हो जाता है। ठीक है, फिर 2001 में महानगरों की संख्या बढ़ के 35 हो जाता है, और वर्तमान में यानी 2011 में बढ़ करके 53 हो जाता है। इसकी संख्या क्या हो जाता था प्यारे बच्चों, 53। अभी तक जो आंकड़ा जो निकला है वह 2011 से 53 है। ठीक है, 2021 का जो आंकड़ा अभी तक प्यारे बच्चों नहीं आया है, इसलिए 2021 का आंकड़ा मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो महानगर किसे कहते हैं, महानगर को समझने में प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, तो महानगर जिस शहर का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो उस शहर को हम महानगर कहते हैं। इसी में एक और आता है, मेगा सिटी आता है। क्या आता है तो प्यारे बच्चों, मेगा सिटी। तो मेगा सिटी उस शहर को कहते हैं जिस शहर का जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो। तो 50 लाख से अधिक वाले शहर को हम लोग मेगा सिटी बोलते हैं। हालांकि ये मेगा सिटी आपके एग्जाम में कभी नहीं आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रहने के लिए देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। कल की क्लास में मैं आप सभी को आगे का टॉपिक बताऊंगा। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं 70 61 50 45 52। धन्यवाद।